जो इंडस्ट्री है आई थिंक थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई यहाँ नोटिस बोर्ड नहीं लगा कि यहाँ ये रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए और आप इतने क्वालिफाइड हैं या इतने कम क्वालिफाइड हैं। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। ठीक है, मुझे लगता है वो गाना हर बच्चे ने जो है, क्योंकि पहली फिल्म आप नहीं चुनते हो, वो फिल्म आपको चुनती है। मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि तीनों खान के साथ काम करने का मौका मिला, तो जर्नी वैसे शुरू हुई थी और कोइंसिडेंस से शुरू हुई थी। पर आपके सवाल का जवाब मैं अगर कहूँ कि जेनजीज को ये चीज़ लगती है कि आज थोड़ा आसान है, और शुरुआती दौर में मुझे लगता है हर इंसान को, और वो हर फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूट से अपनी कॉलेज की डिग्री लेके पास आउट होता है तो वो बाहर निकलते ही उसे लगता है अब दुनिया मेरी मुट्ठी में। मुझे याद है कि मैं जब 20 साल का था, जब मैंने दोबारा से अपनी जर्नी एज एन एक्टर अपना स्ट्रगल शुरू किया, तो मैं बाकायदा एज ए न्यू कमर, जो एक नया लड़का एक शहर में आता है और एक एक्टर बनने का ख्वाब लेके आता है, मैंने वैसे ही शुरुआत की थी कि आराम नगर में ऑडिशंस जाना देने। मैंने कम से कम अब तक कुछ 600-700 ऑडिशंस दे दिए होंगे हर किस्म के, और पंचनामा मिली। आई थिंक 5-6 साल लग गए थे वो जर्नी को दोबारा से शुरुआत करने में। जी डेफिनेटली थोड़ा सा फील होता है आपको वो कि आपने अच्छा काम किया, आपने ईमानदारी से मेहनत से अपना बेस्ट दिया है और लोगों को पसंद भी आया है, बट आपको क्यों वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इसके बाद जो आप फील करते हो कि आप डिजर्व करते हो या आपने कमाई है। और ये चेंज बहुत अच्छा चेंज है जो बहुत टाइम से ड्यू था। जो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। जुड़वा मेला चाहत जो हमने शुरू में जिक्र किया, जहाँ आपने शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ काम किया, दोबारा इनसे मिलना हुआ? बहुत बड़े स्टार्स हैं तो बहुत चीज़ों में मतलब बिजी रहते हैं। उम्मीद करूंगा कि दोबारा तीनों खान्स के साथ, गोविंदा सर के साथ और अनिल सर के साथ, जिनके साथ मैंने काम किया बचपन में, काम करने का मौका मिले। आई थिंक प्यार का पंचनामा 3 आने के कोई चांसेस हैं? ये अच्छा, आप में 2 चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कोई रिलेट भी कर सकता है और एक जो बड़ी मुश्किल है। एक आपका बड़े पर्दे पे कटता है जो कि हर लौंडे का कटता है, ठीक है, रिलेटेबिलिटी फैक्टर बड़ा जबरदस्त है। एक काम बचपन में ही आपने शाहरुख, आमिर, सलमान तीनों के साथ काम कर लिया, जो बहुत लोगों का सपना होता है और बहुत लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो रिलेटेबिलिटी भी है और वो क्या कहूं कि एक फैंटेसी भी है। सो वेलकम, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक प्यार का पंचनामा इज समथिंग जो मुझे लगता है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही रहते होंगे कि भाई सबसे रिलेटेबल फिल्म जो है, मतलब ऐसी फिल्म जो आई थिंक हर एक्टर की लाइफ में मुझे लगता है ऐसी फिल्म होती है एक आधी, एंड अगर होती है तो वो लकी है कि जिससे उसको एकदम रिलेट किया जाता है। सो आज भी जब आप कोई भी इंटरव्यू देते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे, आई थिंक प्यार का पंचनामा का जिक्र जरूर होता होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक, एंड किस्मत की बात होती है, एंड इट वाज माय फॉर्च्यून दैट आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट। और लोगों ने इतना प्यार दिया, यूथ ने उस फिल्म को इतना पसंद किया, और आज भी लोग बात करते हैं उस फिल्म के बारे में। और होती है ना कुछ फिल्मों की रिपीट वैल्यू इतनी होती है कि जब कोई, मुझे पता है कि जब भी मेरे दोस्त यार मिलते हैं, कोई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं यार जब हमारा मूड ऑफ होता है हम पिक्चर लगा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज द मतलब वो एक क्वालिटी है उस फिल्म के बारे में कि इट्स अ फील गुड एंटरटेनर। तो वो चीज़ उस फिल्म, आई वॉज लकी कि ऐसी एक फिल्म मेरी ज़िंदगी में, करियर में ऐसी फिल्म से शुरुआत हुई दोबारा से। क्योंकि जब मैंने अपना लीडिंग करियर वापस शुरू किया एज अ लीडिंग एक्टर, तो वो चीज़, वो फिल्म से मुझे बहुत शोहरत नाम मिला उस चीज़ से, तो जो लोग आज भी 10 साल बाद भी याद रखते हैं, और शायद इसलिए आज आप मेरे साथ बैठे हैं और उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। बट आई थिंक उससे पहले भी नाम बहुत हुआ था, छोटा बच्चा जान के हमको ज्यादा ही ना हुआ समझाना रे। उससे ज्यादा मुझे लगता है वो गाना हर बच्चे ने जो है जी वो ओन किया होगा, मतलब क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों को होता ना ये है तो छोटा है, तो आई थिंक दैट सॉन्ग एंड योर कैरेक्टर मासूम, मतलब मुझे लगता है जब भी बच्चों की फिल्म का जिक्र आता है ना, शेखर कपूर, मासूम, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ बेंचमार्क। या आई थिंक वो फिल्म को भी लोगों ने इतना प्यार दिया था बिकॉज उस टाइम पे ऐसी फिल्में बनती नहीं थी कि सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर के साथ एक पूरी फिल्म की कहानी उसके कंधे पर माउंट की जाए। और खुशकिस्मती थी कि वो फिल्म इतनी लोगों ने पसंद की, प्यार दिया, और उस टाइम पे वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, जो आज की तारीख में जहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे का खेल है। तो
आई थिंक जो मुझे लाइफ में ज़िंदगी में मिला है वो पहले मासूम से मिला और सेकेंड इनिंग्स में जब एज अ लीडिंग एक्टर पंचनामा से मिला। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का मौका मिला मुझे। मासूम से पहले यू वर डूइंग अ टीवी शो जी जिसकी वजह से आपको आई थिंक जी, मासूम मासूम मिली थी, मिली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो वो थॉट कैसे आया था, छोटा बच्चा? क्योंकि आज की डेट में तो क्या होता है ना, मेरे पास बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर हमारे बच्चे को इसी लाइन में जाना है, ठीक है, आपको इसका इंटरव्यू करना है। मतलब बच्चा अभी बोल ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अब लोगों को लगता है सब बहुत इजी है, कि नहीं सर तो जो है मतलब, या कोई भी बंदा जो इंटरव्यू कर रहा है वो सीधे करण जौहर को बोलेगा, ठीक है। अच्छा, कई तो आते हैं करण जौहर तो आपको फॉलो करता है, तो बोल दीजिए उसको अगली फिल्म में हमारे बेटे को ले लेगा। नहीं नहीं तो मतलब आज लोग बहुत इजी समझते हैं, जी। एजेंसीज भी हैं, जी, बट जी। व्हेन यू स्टार्टेड, जी क्या वो पहला थॉट था कि यार एक्टर बनना है? जी। वेल मेरी शुरुआत बहुत अलग कोइंसिडेंस से हुई थी और एक इंसिडेंट की तरह शुरुआत हुई थी। आई थिंक आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होता है ना कि किस्मत में लिखा हुआ आता है तो एक डेस्टिनी का एक रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो शायद मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ कि मैं एक वैसा कलाकार हूँ जिसने शायद मेरी किस्मत में था कि उस तरीके की जर्नी लेना, और इतनी जल्दी इतने बेस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स हमारे कंट्री के ना उस टाइम पे, बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स, जैसे आपने कहा कि तीनों खान के साथ काम करने का मौका मिला। तो जर्नी वैसे शुरू हुई थी और कोइंसिडेंस से शुरू हुई थी। उस टाइम पे कंपटीशन भी इतना नहीं था चीज़ों का, एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का। पर आपके सवाल का जवाब मैं अगर कहूँ कि जेनजीज को ये चीज़ लगती है कि आज थोड़ा आसान है, और शुरुआती दौर में मुझे लगता है हर इंसान को, और वो हर फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूट से अपनी कॉलेज की डिग्री लेके पास आउट होता है तो वो बाहर निकलते ही उसे लगता है अब दुनिया मेरी मुट्ठी में। पर आई थिंक धीरे धीरे रियलिटी में जब आप जिंदगी की भागदौड़ में लगते हो और धक्के खाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। बट वही कंपटीशन आपको कहीं ना कहीं परिपक्व भी बनाता है, जैसे मुझे उसने बनाया। क्योंकि मैंने भी जब अपनी शुरुआत दोबारा की एज अ लीडिंग एक्टर, तो ऐसा नहीं था कि मुझे, क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर रहा था तो लोगों ने बहुत आसानी से ब्रेक दे वो दिया। अलग चीज, मतलब आई थिंक बिल्कुल, वो बिल्कुल। फिर आप चाइल्ड एक्टर की भी तो एक लिमिट है ना, जी जी 2 जी। साल 3 साल उसके बाद आप नहीं, एक्चुअली मेरी जर्नी एज अ चाइल्ड एक्टर 8-10 साल रही थी। तो बात उसकी नहीं थी, बात वो थी कि जहां से आप दोबारा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, और चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो जब आपकी किस्मत और आपके तारे चमक रहे होते हैं तो चीज़ें सारी अपने आप अलाइंड होती हैं, और जब धीरे धीरे चीज़ें नहीं होती हैं, जब आप बहुत टाइम से गायब होते हो, तो फिर दोबारा से जब शुरुआत करनी पड़ती है तो आपको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है। तो जब मैंने दोबारा से शुरुआत की तो ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ लोग मुझे पहचानते थे कि हाँ ये वो चाइल्ड एक्टर है जो मासूम में था, लेकिन उस बात का मुझे कोई बेनिफिट एज सच नहीं मिला था, या गुडविल नहीं थी, या कोई एज सच गॉडफादर पहले के फिल्म मेकर्स मेरे नहीं थे, या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। आई थिंक वो फिल्म मेकर शायद छोड़ भी जी, चुके थे जी, इंडस्ट्री, जी, या जी, कुछ नहीं रहे जी, जी, दुनिया में, तो जी, वहां फायदा नहीं हुआ आपको। जी। तो मुझे याद है कि मैं जब 20 साल का था, जब मैंने दोबारा से अपनी जर्नी एज एन एक्टर अपना स्ट्रगल शुरू किया, तो मैं बाकायदा एज अ न्यू कमर, जो एक नया लड़का एक शहर में आता है और एक एक्टर बनने का ख्वाब लेके आता है, मैंने वैसे ही शुरुआत की थी कि आराम नगर में ऑडिशंस जाना देने। मैंने कम से कम अब तक कुछ 600-700 ऑडिशंस दे दिए होंगे हर किस्म के, पंचनामा मिलने से पहले से। और वो जर्नी भी 3-4 साल की रही, जहां मैं एक बाकायदा कोई मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था, और मैं वो जर्नी से गुजर रहा था, और शायद मेहनत करते करते ही किस्मत के तारे चमके दोबारा और मुझे मौका मिला, और पंचनामा मिली। आई थिंक 5-6 साल लग गए थे वो जर्नी को दोबारा से शुरुआत करने में। पंचनामा मिली कैसे थी? ऑडिशन था या क्या था? जी आई थिंक मैं और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे विक्की सिदाना जी उस फिल्म के, हम कुछ काफ़ी टाइम से वो मेरे लिए कोशिश कर रहे थे कि ये अच्छा एक्टर है, इसे कहीं ना कहीं एक अच्छा डेब्यू मिलना चाहिए। तो हम कर रहे थे एक्चुअली एक दूसरी फिल्म जो ऑलमोस्ट हमारी होते होते रह गई थी, जिसमें मैं लॉक हो गया था पंचनामा से पहले ही। लेकिन वो फिल्म उस टाइम पे बनी ही नहीं, वो फिल्म आज तक नहीं बनी उस प्रोडक्शन हाउस से। तो कुछ साल 1.5 साल मेरा उसमें थोड़ा सा वेस्ट सा चला गया, बिकॉज मैं रुका हुआ था उस फिल्म की शुरुआत होने की। तो तब मुझे याद है कि मैं कुछ और कर रहा था। एक्चुअली मैं एक टेलीविजन शो शुरू कर चुका था, जिसमें मैं एक
एक किरदार प्ले कर रहा था और मुझे फिर विकी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 बनने जा रहा है अब, और वो चाहते हैं कि कुछ नए फेसेस लॉन्च करें दोबारा। और उन्होंने मेरी मुलाकात लव सर से कराई, जो लव रंजन जी हैं, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के। तो वहाँ से शुरुआत मेरी हुई और बाकायदा नॉर्मल ऑडिशन और मीटिंग के साथ उनके साथ मुलाकात हुई। और किस्मत थी शायद, लिखा तभी था क्योंकि उससे पहले बहुत कोशिश कर ली थी फिल्में क्रैक करने की, एक लीडिंग एक्टर की तरह एक अच्छा डेब्यू पाने की, लेकिन वो चीज़ें क्रैक नहीं हो रही थी। पर शायद उसी फिल्म से लिखा था कि दोबारा शुरुआत हो। तो मुझे ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू, कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू, फोटोशूट्स के प्रोसेस के थ्रू गुजरना था, और वो करते करते कुछ 3 महीने का प्रोसेस था, और उसके बाद जाके मुझे वो डेब्यू मिला जहां मुझे लॉक किया गया उस फिल्म के लिए। उसके बाद चीज़ें इजी रही जी, या उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रगल रहा? वैसे होता यही है, मेरे लिए भी ताजुब की बात थी, सरप्राइजिंग थी कि लोगों को लगता है कि यार आपका आपकी पहली फिल्म मिलना, सेट है करियर। हाँ, उसके बाद तो मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक। बट असल में बात चीज़ वो नहीं होती। और मैं आपसे जेंजीज को भी कहना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है या चीज़ें आसान हो जाती हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि चीज़ें और मुश्किल होती हैं, और थोड़ा सा आप एक अलग लीग में खेल रहे होते हो। तो वो कंपटीशन जो होता है वो आप उनसे नहीं compete कर रहे होते, आप उनसे compete कर रहे होते हो जो आपसे बेहतर है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा हार्डवर्किंग है। तो अब आपको अपना गेम और ऊपर करना पड़ता है, अपनी कमर और कसनी पड़ती है, और तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, अब तो शुरुआत हुई है, अब तो कॉलेज में एडमिशन मिला है, और अब इस कॉलेज में मैं टॉप कैसे करूँगा, वहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो मेरी भी जर्नी वैसे ही शुरू हुई कि कुछ फिल्में की कोशिश थी पंचनामा 2 के बाद भी, जो मैं कोशिश कर रहा था कि ये फिल्में मुझे मिल जाएं, बट वो चीज़ें होती नहीं थी, क्रैक नहीं होती थी, और वर्कआउट नहीं हुई। कुछ फिल्में और कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे थे जो मुझे नहीं लग रहा था कि ये सही नहीं है। पंचनामा जैसी हिट फिल्म के बाद मैं इन फिल्मों का हिस्सा बनूँ, या वो कहानियाँ नहीं मुझे समझ आईं, तो मैंने वो काम नहीं किया। तो जर्नी इनफैक्ट डिफिकल्ट हो गई थी, बिकॉज थोड़ी बहुत आप एक पोजीशन में थे कि आप चूज कर सकते थे अपना आप काम, क्योंकि पहली फिल्म आप नहीं चुनते हो, वो फिल्म आपको चुनती है, मुझे लगता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और डिफिकल्ट होती गई जर्नी। इनफैक्ट एक लंबा थोड़ा सा पॉज और एक गैप भी आ गया। 2 साल के आसपास शायद जी। एक फिल्म आपकी बन रही थी जी, और जी, बाद जी, में वो बन भी नहीं पाई थी, यू केप्ट ऑन वेटिंग। जी, 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 जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि ये इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ, बहुत एक्टर्स के साथ, बहुत फिल्म मेकर्स के साथ भी होता है जो प्रोड्यूसर्स का वेट करते हैं, और लास्ट मिनट पे वो फिल्में टेक ऑफ नहीं करती, ऑन फ्लोर नहीं जाती। तो आपकी जो 1-2 साल की मेहनत होती है उस फिल्म पे, आप जो वेट कर रहे होते हो, आप जो उम्मीद लगा के बैठे हो, आप जो मेहनत कर रहे होते हो, आप जो तैयारी कर रहे होते हो, वो चीज़ें टेक ऑफ नहीं होती, और कई बार आपका सपना थोड़ा अधूरा सा रह जाता है। तो दिल टूटता है, निराशा होती है, हताश होते हो, लेकिन आई थिंक ज़िंदगी इसी का नाम है कि आपको नेक्स्ट सुबह उठ के फिर से दोबारा से लड़ाई लड़नी है। ये चीज़, यही आई थिंक जर्नी है ऑफ बीइंग एनी फाइटिंग इंडिविजुअल। अच्छा, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे के ही हैं? जी, जी। फैमिली फैमिली, जी, फैमिली मेरी दिल्ली से है। मेरी मम्मी दिल्ली 6 चांदनी चौक से पली बड़ी हैं, वहाँ से उनकी पैदाइश हुई थी और धीरे धीरे वहाँ पली बड़ी थी। पापा मेरे अमरोहा यूपी से थे। मेरी पैदाइश बॉम्बे हुई थी, मुंबई में, और धीरे धीरे मैं यहीं पला बड़ा, और चाइल्ड एक्टिंग का करियर भी बॉम्बे से ही हुआ, और इस शहर ने, इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जस्ट बीन ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही इज गिवन टिल नाउ। एंड मुझे पता है कि वो आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने उस किस्मत में लिखी हैं, बस सब्र की बात है, कई बार वो टूटता है, बट कोई ना। मैं वही, क्योंकि जो वेट गेम है, वेटिंग गेम है, ये बहुत कहने की बात होती है, बट इट्स नॉट इजी। क्योंकि कई बार आपका वेट 2 महीने है, तो कई बार आपका वेट 2 साल भी है। कई बार तो कुछ एक्टर्स को तो सालों वेट करना है, तब जाके उनको कोई ब्रेक, 14 साल भी कई लोग, इरफान साहब वगैरह, इतने टाइम बाद जाके उनको ब्रेक मिला था। ये कहना तो बहुत इजी होता है, ठीक है, आपने इसको 2-4 मिनट में एक बहुत सधे हुए तरीके से एक्सप्लेन किया, बट एक्चुअल में कितना मुश्किल होता है। कितनी बार लगता है यार कि यार
छोड़े यार कुछ और ही कर लेते यार। मतलब हम इन जनरल भी तो लाइफ में ऐसा होता ना कि हम कोई काम कर रहे हैं यार, हम ट्राई करे जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा, बंदे को लगता है छोड़ यार कुछ और ही कर लो। बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है, हम भी इंसान ही हैं और मुझे भी कई बार ऐसी निराशा हताश होता हूँ और लगता है कि ओके, अगर वक्त ज़्यादा लग रहा है, बहुत लग रहा है, तो कुछ ऑल्टरनेट मीडियम ढूंढे कि अगर फिल्में वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो आप OTT के लिए या वेब सीरीज़ के लिए ट्राई करिए, उन चीज़ों में प्रोजेक्ट में हो सकती है, क्योंकि आज अच्छा काम होता है OTT स्पेस में भी। तो हमारी कोशिश एज एन एक्टर, एटलीस्ट मेरी तो वैसी रहती है कि बस अच्छा काम करने की कोशिश करूं, वो किसी भी मीडियम पे या किसी भी रीजन में हो हमारे हिंदुस्तान में। तो कई बार आपको अपने गियर्स लाइफ के बदलने पड़ते हैं ताकि आप अपनी रियलिटी से और हालातों से और चीज़ों से चलते हुए आगे चलते जाएं, ताकि आप रुके ना बस। क्योंकि मुझे लगता है कि काम करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना काम आता है और आप धीरे धीरे मंझते जाओगे तो हो सकता है कि वो पीक सक्सेस या पीक सुपरहिट फिल्म या सुपरहिट प्रोजेक्ट आपके लाइफ में शायद थोड़ा वक्त ले ले, लेकिन अगर आप काम करते रहोगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अलाइन हो जाएगी। तो मेरे लिए भी जर्नी पंचनामा के बाद बहुत डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि कुछ डिसीजंस सही नहीं बैठे या कुछ प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो पाए। लेकिन वो एक किसी भी एक्टर की एक जर्नी है, वो सिर्फ मैं उस दौड़ में अकेला नहीं हूँ। तो होता है, आपको धीरे धीरे आपको क्राफ्ट आपका आता है, आपको प्रोफेशन में आपको स्किल आप एक इंस्टीट्यूट से सीख के आ सकते हो, लेकिन पेशेंस सीखना, रेजिलियंस सीखना, फाइटिंग स्पिरिट सीखना, ये आपको जर्नी में करते करते डे टू डे बेसिस पे आप सीखते जाते हो। और मैं भी सीख ही रहा हूँ। अच्छा एक चीज़, क्योंकि मैं इंटरव्यूज के साथ साथ आई रिव्यू लॉट ऑफ स्टफ, अलग अलग तरह की फिल्में, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मेरा पैशन है वो, मतलब रोज एक फिल्म देखता हूँ मैं, या 2 भी देख लेता हूँ कई बार, ठीक है, एंड आई रिव्यू, ठीक है। सो उसका मेरा एक अपना ऑडियंस है जो इन्जॉय करता है, गाली देने वाले अलग होते हैं। मैं बहुत सारी फिल्में जब देखता हूँ ना यार, मुझे ऐसा लगता है यार इसमें ना फलाना एक्टर जो था ना, उसका काम बहुत बवाल था, एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट हु मेंशंस दैट कि भाई ये आदमी जो है ये इस फिल्म की जान है। अब वो हीरो है या नहीं है मुझे नहीं पता। जैसे लेट्स सपोज प्यार का पंचनामा, योर कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया, तो आपको कई बार लगता है कि यार आपके जैसे एक्टर जो एक फिल्म में, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हु आर नॉट द लीड्स इन अ फिल्म, बट उनके बिना वो फिल्म बन नहीं सकती है ना, नमक के बिना सब्जी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो कई बार लगता है यार कि यार हम ही तो इस फिल्म की जान थे, ठीक है। जैसे एक फिल्म आई थी तो उसमें एक हीरोइन थी, मतलब उस फिल्म की जो लीड थी वो एक हीरोइन थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आई फिल्म में। तो एक एक्टर थे, बड़े अच्छे एक्टर हैं, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मेरी बात हुई, तो मैंने कहा अरे यार आप तो खा गए उनको। कहते लिख मत देना काम नहीं मिलेगा आगे, ठीक है। तो मैंने ये नहीं लिखा, लेकिन मैंने सटल वे में लिखा कि फलाने हैं फिल्म की जान, ठीक है। आई डिड नॉट रोट द नेम ऑफ दैट हीरोइन इन द हेडलाइन, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं यार इस बंदे ने जस्टिस किया है। तो ये आपको ये चीज महसूस होती है कि यार हम प्यार इतना मिल रहा है, जहां जा रहा हूं उस कैरेक्टर का जिक्र आ रहा है कि यार चल डायलॉग सुना दे यार, ये कर दे वो कर दे, बट स्टिल यू नो वो हमें वो रोल इंडस्ट्री वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? जी डेफिनेटली थोड़ा सा फील होता है आपको वो कि आपने अच्छा काम किया, आपने ईमानदारी से मेहनत से अपना बेस्ट दिया है और लोगों को पसंद भी आया है, बट आपको क्यों वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही इसके बाद जो आप फील करते हो कि आप डिजर्व करते हो या आपने कमाई है। तो वो चीज़ मुझे लगता है हर अच्छे एक्टर को फील होती है, और शायद वो फाइट जो है वो आप करते करते ही धीरे 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 धीरे, बट सच ये एक जो मीडियम है और एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, आई थिंक थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई यहाँ नोटिस बोर्ड नहीं लगा कि यहाँ ये रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए और आप इतने क्वालिफाइड हैं या इतने कम क्वालिफाइड हैं, बिकॉज ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है। तो कई बार आपको ये महसूस होता है, जैसे आपने कहा कि इतने अच्छे एक्टर को यार वो ड्यू नहीं मिला, एग्जैक्टली। और कई बार बहुत एवरेज एक्टर को आपको लगता है यार इसे इतनी लाइमलाइट मिल गई या इतना शोहरत मिल गई। तो वो चीज़ फील होती है, डिपेंड करता है आप रिसीविंग एंड पे हो या आप बेनिफिशियल एंड पे हो।
तो मुझे भी कई बार वो ज़रूर महसूस हुआ कि यार मैंने इतना अच्छा डेब्यू किया, लोगों को काम मेरा पसंद आया, लोगों ने कहा अच्छा एक्टर है, अच्छा डांसर है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तो डेफिनेटली वो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है, बट मैं भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि और उम्मीद रख रहा हूँ कि फिल्म मेकर्स दोबारा मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे जिससे मैं दोबारा अपना काम शाइन कर पाऊँ, बिकॉज मुझे वो प्यार और कनेक्शन एक ऑडियंस से जो मिलता है और जो बनाने का एक मौका मिलता है, वो अपॉर्चुनिटीज फिल्म मेकर्स ही देते हैं हमें। तो वो अगर दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो शायद दोबारा वो कनेक्शन फॉर्म हो। उतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप पे है, उतना मैं बिलीव करता हूँ कि शायद मैं दोबारा कर दूंगा वो चीज़। बट एक चीज आपको लगती है कि अब सिचुएशन बदल रही है, अब जो एक पहले सुपरस्टार्स के नाम पे फिल्में चलती थी, अब कंटेंट पे चलती है। कुछ एक्टर्स हैं, राघव जुआल हो गए, विनीत कुमार सिंह हो गए, हर्षवर्धन राणे हो गए, ठीक है, जो मौके का इंतजार कर रहे थे, फिर अब जब उन्हें मौके मिले तो दे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे शाइन कर गए। मतलब मैं इन लोगों को बहुत पहले से जानता हूं, जब ये वेट कर रहे थे कि यार अमित भाई कुछ आएगा, कुछ करेंगे, बट देन अब जब आया तो यू नो आई वेरी हैप्पी कि यार मतलब तुझे ये मिला। तो आपको लगता है अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं? जैसे मैं आई वाज सिटिंग विद द प्रोड्यूसर, इस की यार एक फिल्म बना रहे हैं, फलानी हीरोइन है, एक्टर सजेस्ट करो कोई, ठीक है। तो मैंने एक एक्टर का नाम लिया, बोले नहीं यार ये वो। मैंने कहा यार आपको एक्टर चाहिए ना, और आपको अभी तो पता है कि भाई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं चली। अभी एक आई थी जिसमें एक साउथ का सुपरस्टार एक नॉर्थ का, नहीं चली वो फिल्म। तो मैंने कहा आप उस पे जाओ ना, आप उस पे क्यों जा रहे हो? उन्होंने एक एक्टर का नाम लिया, मैंने कहा आप उसका चलो एक कैरेक्टर बताओ मुझे। बोले हाँ यार बात तो है। मैंने कहा जिसका नाम मैं ले रहा हूं मैं आपको उसके 2-3 बताता हूँ। बोले हाँ यार बात तो है। तो कहीं ना कहीं अब प्रोड्यूसर्स भी ये सोचने लगे हैं कि भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। सो डू यू थिंक ये जो चेंज आ रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए, यू आर फीलिंग इट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री? मैं तो बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, मुझे भी ये महसूस होता है कि, और ये चेंज बहुत अच्छा चेंज है जो बहुत टाइम से ड्यू था। जो मुझे लगता है कि यू नो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो बात होनी बहुत जरूरी थी, और ये अच्छा है कि फेयर ग्राउंड पे, मेरिट बेसिस पे अगर आप एक एक्टर हो तो आपको एक्टिंग की कैपेबिलिटीज के बलबूते पे या उस बिना पर आपको जज किया जाए और अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो डेफिनेटली ये चेंज बहुत पॉजिटिव चेंज है मुझे लगता है। और आज जिन एक्टर्स का आपने नाम लिया, जिनको वो मौके मिल रहे हैं और जो वो शाइन कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात है ये कि अब ये अपॉर्चुनिटीज एक उन लोगों को भी मिल रही है जिनकी कोई बैंकेबिलिटी या सुपरस्टार टैग नहीं था जिनके पीछे, और अब उनके नाम पे या उनके कंधे पर इतनी बड़ी फिल्में माउंट करी जाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चेंज मुझे लगता है कि ये एक वेव लाएगा, और एक मुझ जैसे एक्टर्स के साथ और फिल्म मेकर्स की हिम्मत बनेगी कि एक इनके साथ भी एक अच्छी फिल्म इस बजट की भी बनाई जा सकती है। तो दिस इज अ पॉजिटिव वेव आई फील। ओफियस यापा भी है यार जी नेटफ्लिक्स पे, तो उसकी स्टोरी क्या रही, कैसे यू आर प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो कहाँ मासूम और कहाँ, तो एक कहीं ना कहीं एक्टर ये भी चाहता है कि रेंज मुझे मिले, क्योंकि आप एक ही तरह के कैरेक्टर्स नहीं करना चाहते, नहीं तो फिर आप वहीं टाइपकास्ट हो जाएंगे और थोड़े दिन में आप खत्म हो जाएंगे। तो उसका क्या जर्नी रही, उस फिल्म की क्या जर्नी रही? वो फिल्म एक्चुअली कोविड खत्म हो रहा था और उसके बाद हमें वो फिल्म प्लान हम कर रहे थे, और मुझे दोबारा लव सर ने बुलाया उस फिल्म के लिए कि ये फिल्म है और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्योंकि मैं पहले भी कुछ साइलेंट फिल्म्स जो बॉलीवुड में बनी है, हॉलीवुड में बनी है, उनका काफ़ी फ़ैन रहा हूँ। मुझे मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स इज़ बर्फी फ्रॉम रणबीर फ्रॉम बर्फी। सो मेरे लिए वो वैसा चैलेंज था कि ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होगी अपने रिज्यूमे में, अपने बॉडी ऑफ वर्क में क्रिएट करने की एज एन एक्टर इन योर लेगेसी, के कहीं आपको ज़िंदगी में ऐसी फिल्म के लिए भी याद रखा जाए कि आप साइलेंटली एज एन एक्टर क्या प्ले कर पाते हैं और कितना अच्छा प्ले कर पाते हैं। तो वो चैलेंज, मुझे अपॉर्चुनिटी प्ले करने का मौका मिला जहां सारे कैरेक्टर्स इस तरीके से प्ले कर रहे थे और रहमान साहब का बैकग्राउंड स्कोर था उसमें।
तो वो फिल्म वैसे शुरुआत हुई, और क्योंकि लोगों ने मुझे एक रोम कॉम से शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद भी कुछ काम मैंने उसी तरीके की फिल्मों का और प्रोजेक्ट्स का किया। तो मेरे लिए एक थोड़ी सी इमेज शिफ्ट भी थी कि एक कॉप प्ले करना है, थोड़ा ह्यूमरस कॉप भी है, थोड़ा सीरियस भी है, और थ्रिल एलिमेंट भी है। तो इंटरेस्टिंग था और मज़ा आया वो प्ले करने में भी, क्योंकि वो जितना सख्त दिखता है और वो उतना ही डरपोक भी है और उतना ही शैतान भी है। तो मज़ेदार था वो करना, और मुझे लगता है कि लोगों जब देखेंगे, जिन लोगों ने फिल्म देखी है, वो उन्होंने कहा है कि एक्चुअली एक्टर्स ने और खास करके आपने अपना काम बहुत अच्छा किया है। तो दैट इज़ माई, बोलते हैं ना कि मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है। नहीं, मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट जी, आई जी। हर्ड गुड थिंग्स जी, एंड आई जी। डेफिनेटली वॉच इट एंड विल, क्योंकि मेरा काम ही है। क्योंकि ये जब आई थी, आई थिंक थिएटर में रिलीज हुई थी, बहुत लिमिटेड रिलीज हुई थी। आई डिडंट गेट द शो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे हर फिल्म देखूं मैं, बट कई बार क्या होता है, अभी एक लालो फिल्म आई है, गुजराती फिल्म, इट इज डूइंग वंडर्स। तो दिल्ली में उसका शो ही नहीं मिला। मुझे कम से कम 2000 लोगों के मैसेज आए होंगे वो फिल्म देखो। अब मतलब मुझे अपने फॉलोअर्स से पता चला कि इस नाम की कोई फिल्म आई है, एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस कि वो फिल्म देखी। तो इस बार जब मैं यहाँ हूँ तो आई मेड श्योर कि भाई मैं वो फिल्म देखूं। ऐसी मराठी फिल्म आई थी दशावतार, ठीक है, वो मैंने यहाँ आके अब सबटाइटल्स पे देखी मैंने, वो हिंदी में नहीं थी वो। मतलब आप कंपेल हो जाते हो, कई बार सिनेमा आपको इतना कंपेल कर देता है, क्योंकि अच्छा कंटेंट लोग इतनी बात करने लगते हैं ना उसकी, कि वो चाहते हैं कि भाई ये देखो 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 देखो, जरूर देखो। तो आई होप अच्छी होगी, जो मैंने जितना सुना है। जी जी जी। और यही होता है कई बार, जैसे आपने अभी लालो का कहा कि कई बार अच्छी फिल्मों को जब स्क्रीनिंग ही नहीं मिलती, स्क्रीन्स नहीं मिलते, तो वो ऑडियंस तक फिल्म पहुंच ही नहीं पाती। और मेरी दरख्वास्त हमेशा ये रहती है हर प्रोड्यूसर से कि फिल्म आप एक अच्छे तरीके से रिलीज करो, ताकि एटलीस्ट फिल्म अच्छी है बुरी है, हाँ वो मतलब, हाँ मतलब ऑडियंस एटलीस्ट के पास वो एक्सेस तो हो कि वो ऑडियंस फिल्म देख के एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर फिल्म नहीं है अच्छी भी, अगर मान लो कि अच्छी नहीं भी है, तो वो बाय डिफॉल्ट एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मंडे तक शोज हटा देते हैं। तो बट वो एक्सेस होना, वो इक्वालिटी स्क्रीन में रखना छोटी फिल्मों को भी, वो जिस दिन आई थिंक वो नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे लगता है कि जिस दिन हमने वो पार कर लिया, आई थिंक बहुत 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 पॉजिटिव चेंज आएगा उस चीज से। अच्छा, जुड़वा, मेला, चाहत जो हमने शुरू में जिक्र किया, जहां आपने शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ काम किया, दोबारा इनसे मिलना हुआ जब आप बड़े हुए कि हाँ मैंने यहाँ पे बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, इनमें से किसी से कुछ ऐसे जिक्र हुआ? नहीं, दोबारा बहुत कम मुलाकात हो पाई है। कभी कभी अवार्ड फंक्शन पे या कोई मीटिंग पे या कोई फिल्म की स्क्रीनिंग पर मुलाकात हो पाई है। ऑब्वियसली बहुत बड़े स्टार्स हैं, तो बहुत चीज़ों में मतलब बिजी रहते हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसा कोई रोल मिले जो उनके साथ प्ले करने का मौका मिले। बिकॉज जब आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करते हो, तो सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं, बहुत चीज़ों के बारे में आपको उनके पास, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता के बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, जो आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे वो गलतियां नहीं करते और अपना प्रोसेस आप थोड़ा सा फास्ट कर लेते हो। तो उम्मीद करूंगा कि दोबारा तीनों खान्स के साथ, गोविंदा सर के साथ और अनिल सर के साथ, जिनके साथ मैंने काम किया बचपन में, काम करने का मौका मिले, आई थिंक। तो अभी क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ काम चल रहा है जो आप बता पाएं? कई बार क्लॉजेस भी होते हैं कि हम ये डिस्कस नहीं कर सकते, हम तो जितना आप बता पाएं, कहाँ दिखने वाली है? कुछ फिल्में हैं जो मैंने एज अ प्रिंसिपल शूटिंग उनकी कंप्लीट कर ली है, वो अंडर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में है। वेरिड जॉनर्स हैं, अलग अलग, एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक बहुत इंटेंस इमोशनल स्टोरी है, एक फैमिली एंटरटेनर है। तो कोशिश रहेगी कि मैं कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी अपनी बॉडी ऑफ वर्क थोड़ा सा एक्सपैंड करते जाऊं, और एज एन एक्टर मौके मिले अपना काम जनता तक कनेक्ट करने का। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो फिल्में जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगी नज़दीक, तो ऑफिशियली मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा होपफुली, और उन फिल्मों के बारे में बात कर पाऊंगा। पर हर एक्टर की एक जर्नी होती है जहां वो अच्छा काम ढूंढ रहा होता है,
तो मैं भी उसी तलाश में हूँ इस समय। प्यार का पंचनामा 3 आने के कोई चांसेस हैं? तो आपसे बहुत लोग सवाल पूछते होंगे, आई थिंक हर इंटरव्यू में पूछा जाता होगा, फैंस पूछते होंगे कुछ। ये सवाल आई थिंक सिर्फ जो पंचनामा के फिल्म मेकर्स हैं, जो लव सर हैं और कुमार जी हैं, आई थिंक वही बता पाएंगे कि पंचनामा 3 कब, कैसे, किन के साथ बनेगी। हमारी उम्मीद तो रहती है कि इतनी बड़ी हिट फ्रेंचाइजी रही है और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है यूथ के साथ उस फिल्म का और जनता के साथ जस्ट ओवरऑल, तो हम दोबारा डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि पंचनामा 3 बने और हम ही रहें उस फिल्म में। बट ये डिसीजन आई थिंक फिल्म मेकर्स का होता है, एक्टर्स के हाथ में। नहीं, वो आई टोटली अंडरस्टैंड। मुझे लगा कि अगर कहीं कोई चर्चा अभी शुरू हुई है या कई बार, क्योंकि मीडिया तक खबर बाद में पहुंचती है, लेकिन बहुत बार अफवाह बहुत पहले शुरू हो जाती है। मैंने भी बहुत बार अफवाह सुनी मीडिया में और चीजों में कि पंचनामा 3 अबाउट टू गो ऑन फ्लोर्स और ये सारी चीजें, बट आई थिंक इसका करेक्ट जवाब तो सिर्फ उन्हीं के पास होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक लोग हमसे ज्यादा, मेरे को लगता है लोग बहुत एक्साइटेड है उस फिल्म के लिए, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं कि यार दोबारा वो फिल्म बनाई जाए और कुछ नया फ्रेश एंगल्स लेके आए। तो आई थिंक वो नॉवेल्टी फैक्टर, ऐसी फिल्में या कुछ ऐसी वेब सीरीज हो जाती हैं जी, जिनके अगले पार्ट्स और अगले सीजन का बहुत ज्यादा वेट रहता है। जी, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम। जी, डेफिनेटली आई विल वेट फॉर इट। और बाकी के काम का भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर। होपफुली वी आर मीटिंग सून, वेरी सून, व्हेन यू विल बी कमिंग विद योर न्यू प्रोजेक्ट, और तब हम उसके बारे में खुल के बात कर पाएंगे। बिल्कुल, दोबारा हम। थैंक यू सो मच ओमकार। थैंक यू, थैंक यू।